हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का एक टॉपिक, इसका नाम है सेल। तो हम लोग इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे नए एनसीईआरटी के बुक का नाम है, जो कि क्या है, द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि यहीं से क्या होता है, लाइफ की शुरुआत होती है। कहाँ से? सेल से। तो सेल को बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग का सबसे पहले क्या आता है, सेल आता है। सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिमिलर टाइप के नहीं होते, लेकिन सेल क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के होते हैं। फिर जब बहुत सारा सेल मिलता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। फिर जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा कोई सेल है, मान लेते हैं रेड ब्लड सेल है। वो क्या करता है, वो सेल बहुत सारे मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। उस पूरे टिश्यू से क्या बनता है, कोई एक ऑर्गन बनता है। उस ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सब क्या आ गया, ऑर्गन में आ जाएगा। किडनी, जैसे कि हमारे पास स्टमक है, हार्ट है। और ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग खुद, यानी कि हमारा सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा बॉडी पार्ट्स ऑर्गन बनता है, उसका ऑर्गन सिस्टम। और फिर हम लोग का ऑर्गेनिज्म बन के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत होता है सेल से, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। यानी जैसे हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग को ईंट चाहिए, उसी तरह से हम लोग को ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल चाहिए, जो कि हम लोग का सबसे नेसेसरी चीज है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। यानी लाइफ के लिए क्या है, सबसे बड़ा यही एक ब्लॉक है, जिसको कि हम लोग जोड़ जोड़ के हम लोग एक बिल्डिंग या फिर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बिल्डिंग ब्लॉक। अब हम लोग समझते हैं सेल हिस्ट्री के बारे में, यानी सेल का क्या हिस्ट्री था। तो हम लोग को पता है सेल का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। और उसने क्या देखा था, जो ट्री होता है, ट्री का बार्क यानी कि उसका जो छिलका होता है, कॉर्क, उसको उसने क्या किया था, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप यानी खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उसको क्या दिखा था, उसमें उसमें कंपार्टमेंट, लिटिल कंपार्टमेंट लाइक उसको स्ट्रक्चर दिखा था, जिसको कि उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। सेल कहाँ से आता है, सेला वर्ड से सेल आता है। तो यहाँ पर उसने क्या है, उसका नाम दिया, सेल नाम दिया। तो ये क्या गया, सेल डिस्कवर क्या हुआ था 1665 में। लेकिन ये क्या था, डेड सेल था। ये कौन सा सेल था, ये था डेड सेल। ये था डेड सेल। उसके बाद क्या हुआ फिर, 1674 में एंटन वैन लुइनहॉक, लुवेनहॉक, उसने क्या किया, लिविंग सेल को देखा। उसने क्या किया, सबसे पहला आदमी था जो इसने क्या देखा, लिविंग सेल को। लिविंग सेल को इसने देखा था कब, 1674 में इसने लिविंग सेल को देखा। उसके बाद यहाँ पर लिविंग सेल भी डिस्कवर हो गया। उसके बाद आते हैं कौन, उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इसने क्या किया था, इसने न्यूक्लियस का खोज किया था। इसने किसका खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया। कब, 1831 में। 1831 में क्या किया इसने, न्यूक्लियस का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद आते कौन, स्लेडन और स्वान। कौन आते, स्लेडन और स्वान। स्लेडन और स्वान, ये दो अलग अलग आदमी थे। 1838 और 1839, इन दोनों ने मिलकर के इन दोनों ईयर में क्या किया, सेल थ्योरी बनाया। क्या किया, सेल थ्योरी बनाया, यानी कि सेल के बारे में उसने पूरा डिटेल में लिखा। लेकिन इन्होंने जो लिखा वो क्या था, आधा था। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते। ये भी क्या था, ट्रू था। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा था, ऑल सेल आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ये भी सही था, यानी कि एक सेल से या फिर उससे ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन सेल आया कहाँ से, इसका हम लोग को इसमें आंसर इन दोनों ने नहीं दिया कि सेल आया कहाँ से। तो यहाँ पर आते कौन, रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने क्या बताया कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब यानी कि जो पुराना सेल, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। यानी कि नया सेल कहाँ से अराइज यानी कि आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले से सेल है उससे नया सेल बनता है। यानी कि जो पुराना सेल था यानी कि मदर सेल मान लीजिए, इससे क्या बनता है डॉटर सेल बनता है। यानी कि जो पुराना सेल था उसी से क्या होता है नया सेल बनता है। ये किसने दिया, रुडोल्फ वर्च्यू ने, जो कि क्या था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेल थ्योरी का। उसके बाद आते हैं स्लेडन और स्वान के बाद पुरकिंजी आते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। पुरकिंजी 1839 में, जो कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। तो ये सब क्या था, कुछ सेल का हिस्ट्री था इसमें कि सबसे पहले आते रॉबर्ट हुक 1665 में डेड सेल को डिस्कवर किए थे। फिर 1674 में एंटन वैन ल्यूइनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किया। उसका स्लेडन और स्वान ने क्या किया, सेल थ्योरी बनाई, जिसमें कि रुडोल्फ वर्च्यू ने भी एक लाइन दिया उसको कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और एक पुरकिंजी 1839 में क्या किया उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। तो ये सब क्या था, हमारा सेल हिस्ट्री था और हम लोग का सेल के बारे में कुछ डिटेल में था। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो लिखा है, हम लोग का जो सेल थ्योरी का जो 2 पॉइंट था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ये तो हम लोग का बिल्कुल सही है। और एक और पॉइंट था क्या कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, तो एक सेल से बना भी है और मोर सेल से भी बना है। तो यहाँ पर जो एक सेल से बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और एक से ज्यादा सेल से बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब हम लोग इन सब के बारे में समझते हैं डिटेल में। अब हम लोग समझते हैं सेल नंबर के बारे में। सेल नंबर यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बना होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे कि एक आता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि यानी कि क्या होता है वन, और सेलुलर यानी कि सेल। मल्टी यानी कि मोर या फिर मेनी, और सेलुलर यानी कि सेल। यानी कि जो एक सेल से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेंगे यूनिसेलुलर। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा उसमें क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। यहाँ पर मेनी सेल से जो बना होगा, तो जो वन एक सेल से बना होगा, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले ले बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है यूनिसेलुलर है। और इसके अंदर जो सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल होता है वही क्या करता है, सारा काम करता है। खाना खाने का भी, खाना पचाने का भी, और वेस्ट को बाहर निकालने का भी, और सारे मूवमेंट में भी क्या करता है, सिंगल सेल ही सारा काम करता है इसके पूरे बॉडी का। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होता है, जैसे कि हम लोग बात कर ले ह्यूमन बींग, एनिमल्स, बर्ड, इन सब के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं और सारे सेल का क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे अंदर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेल है, जैसे कि हम लोग किडनी स्टमक का सेल का बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, उसका डाइजेशन का काम होगा। वैसी तरह से क्या सारे सेल का अलग अलग काम है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना काम बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल सेल ही सारा काम करता है। पूरे बॉडी का जितना भी सेलुलर वर्क होगा वो कौन करेगा, पूरा सिंगल सेल करेगा। क्योंकि इसके पास सिंगल सेल ही ये, क्योंकि ये सिंगल सेल से बना हुआ है तो इसके पास एक ही सेल है पूरे बॉडी के लिए, और पूरा बॉडी के लिए क्या करता है, एक ही सेल काम करता है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं, हम लोग का ये हो गया सेल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं सेल के साइज के बारे में। सेल का क्या साइज होगा, तो हम लोग स्मॉलेस्ट सेल का बात करें, सबसे छोटा सेल, तो वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्म जो कि क्या एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, जिसका कि साइज है 0.1 म्यू, या फिर नैनोमीटर भी बोलते हैं इसको। और हम लोग का जो लार्जेस्ट सेल है, सेल यानी कि क्या होता है, एक सिंगल सेल का बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 0.1 म्यू का, जो कि हम लोग का ऐसे नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आएगा हम लोग का लार्जेस्ट सेल, जो कि क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो कि 170 म्यू का है। यहाँ पर 0.1 और 170 में, ये क्या, इसको हम लोग PPLO भी बोलते हैं, क्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
इसको हम लोग PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोपोन्यूमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होता है 0.1 म्यू का, और ये क्या 170 म्यू का लार्जेस्ट सेल। लेकिन हमारा क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में ना ये सेल होता है ना ये सेल होता है। क्या होता है, हमारा सेल का साइज अलग है, जो कि हम लोग का इसके बीच का आता है, क्योंकि लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है, इसके बीच में हम लोग का सेल आता है जो कि एनिमल सेल होता है या फिर ह्यूमन सेल। ये सब हम लोग का क्या होता है सेल साइज और सेल नंबर के बारे में आई होप के अंदर समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल के कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग सेल ऑर्गेनेल का बात करें, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, इससे बाहर सेल वॉल होता है। लेकिन हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये क्या करता है, एंट्री ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस को क्या चाहिए, एंट्री चाहिए सेल के अंदर, तो वहां पर इसको किससे मिलना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सेल मेम्ब्रेन से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव है। ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि कौन सा सेल के लिए अच्छा है, कौन सा सेल के लिए खराब है। अगर अच्छा रहेगा तो उसको क्या करेगा, परमिएबल, यानी कि उसको क्या करेगा, परमिशन दे देगा। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं रहेगा सेल के लिए तो उसको क्या करेगा, नहीं, उसको क्या करेगा, अंदर नहीं जाने देगा। वही क्या करता है, ये एग्जिट भी करता है, एग्जिट को भी यही देखता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे अगर किसी सब्सटेंस को सेल से बाहर जाना है तो उसको भी यहाँ पर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि वो अच्छा सही है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर कोई सेल ऑर्गेनेल कहीं बाहर चला जाए तो इसलिए क्या करता है, वो सिर्फ ऐसा चीज को बाहर जाने देता है जिसका सेल के अंदर काम नहीं है या फिर उसको बाहर जाना जरूरी है, ना कि किसी सेल ऑर्गेनेल को या फिर कोई जरूरी चीज को बाहर जाने देता है। यानी कि क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इस आदमी क्या करता है, इंटरनल या फिर बोले तो सेल ऑर्गेनेल को it separates cell organelle from external environment। यानी कि ये क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये एक सेल है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स भरे पड़े हैं, तो क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर, उसका बाहरी एनवायरनमेंट से क्या करता है, उसको वो अलग करता है, सेपरेट करता है, बीच में एक बाउंड्री का काम करता है, जिससे क्या होता है सेल। और साथ में क्या करता है, ये सबको जो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सबको अंदर नहीं जाने देता है, जिससे कि ये क्या करता है, गार्ड का भी काम करता है। इसको ये क्या करता है, चेक करता है कि कौन सा चीज सेल के लिए अच्छा है, कौन सा हार्मफुल है, और उसका बाद क्या करता है, उसी हिसाब से उसको जाने देता है या फिर रोकता है। तो ये सब काम क्या, और ये बना किससे होता है, लिपिड से और प्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर के बना कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ये सब क्या था हम लोग का सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब क्या होता है, हम लोग समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हम लोग का सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बात हो रहा है, यानी कि सेल से अंदर और सेल से बाहर। तो यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन का भी बात करेंगे, जिसको कि हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब एक हम लोग चार्ट बनाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अब हम लोग समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात कर ले, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और कोई भी सब्सटेंस को इधर से इधर जाना है। यहाँ पर क्या है, 100 ml का कंसंट्रेशन है, यहाँ पर 50 ml का कंसंट्रेशन है। तो किधर वाटर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा, ये 100 से किधर जाएगा, 50 की ओर जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। यानी कि जब 100 ml वाटर से 50 ml वाटर की तरफ, यानी कि ए साइड से बी साइड तक जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हायर से लोअर में जा रहा है। और जब क्या होगा, लोअर से हायर में, यानी कि बी से ए में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोअर टू हायर, यहाँ पर यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है।
इधर कम कंसंट्रेशन है, इधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कहीं पर अगर मान लेते हैं पानी लगा हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे इसमें अगर ज़्यादा पानी और इसके बगल वाले जगह पे कम पानी, तो यहाँ का पानी क्या होता है उधर शिफ्ट हो जाता है, ताकि दोनों साइड जब इक्वल हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाता है। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी कि जब एनर्जी नहीं चाहिए तो क्या होता है, वो अपने आप ही बह के चला जाता है, लोअर से हायर में चला जाता है, सॉरी हायर से लोअर में चला जाता है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, जब लोअर से हायर में, यानी कि जहाँ पर कम पानी है और हम लोग उसको, यहाँ पर कम पानी है, यहाँ ज़्यादा पानी है, अगर हम लोग को इधर इससे इधर जाना यानी कम से ज़्यादा में पानी जाना होगा, तो यहाँ पर क्या हम लोग को एनर्जी चाहिए, एटीपी के फॉर्म में चाहिए। एटीपी क्या आता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या आता है, यहाँ पर जो एनर्जी होता है उसका करेंसी होता है, जैसे कि हम लोग का क्या है करेंसी, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज़ है, वैसे ही क्या होता है यानी कि एनर्जी का करेंसी क्या होता है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वही क्या करता है, यहाँ पर एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है, एनर्जी होता है जो कि इसको चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए किसी भी, यहाँ पर उसका क्या है, इट इज ए रैपिड मूवमेंट, यहाँ पर क्या होता है एनर्जी लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है ज़्यादा जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं हम लोग वहाँ पर, तो क्या होगा वहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है, वो आराम आराम से क्या हो रहा है, अपने आप बह रहा है, यानी कि ये क्या है, स्लो मूवमेंट है। तो ना यहाँ पर जब 100 ml से 50 ml की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। वही अगर 50 ml से 100 ml की ओर जाएगा तो क्या आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट होता है, लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर क्या एनर्जी लग रहा है तो यहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा है, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर इसके पास पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल को भी क्या करता है, ये मूवमेंट करवा देता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल ही सिर्फ मूव कर सकता है। तो ये क्या था हमारा एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या था, एक चार्ट था, जिसमें कि हम लोगों ने इस दोनों के बीच का डिफरेंस समझे। हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, जो कि क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब हम लोग का आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जब क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, यहाँ पर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, इन तीनों में से, यानी कि मैक्सिमम सॉलिड तो होता नहीं, लिक्विड और गैस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, किसी जगह पर पानी लगा हुआ है, मान लेते हैं रोड पर पानी लगा है और उसके बगल में क्या है, कहीं पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी वहाँ से रोड से क्या आएगा, जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर मूव हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। उस जगह पर क्या होगा, डिफ्यूजन। उस जगह पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। यहाँ पर क्या, पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर concentration through a semi permeable membrane। यानी कि यहाँ पर क्या है, पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का पासेज होगा, और कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, थ्रू
यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जब क्रॉस करके जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा उसको क्रॉस करके या फिर उसको पास करके जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ऑस्मोसिस होगा। यानी कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, ना कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हर जगह होगा, नेचर में जहाँ यहाँ पर कंसंट्रेशन का बात आएगा वहाँ पर डिफ्यूजन होगा, लेकिन ऑस्मोसिस का कहाँ पर होगा, जहाँ पर सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा। क्योंकि ऑस्मोसिस किसको कहेंगे, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तब। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ये दो टाइप्स का होता है। पहला है इंडो ऑस्मोसिस, दूसरा है एक्सो ऑस्मोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, इंडो यानी कि अंदर, यानी कि जब क्या होगा, कोई भी एक सेल है, जब क्या होगा बाहर से अंदर की ओर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोऑस्मोसिस। और यहाँ पर साथ में उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑस्मोसिस। और जब यहाँ पर क्या होगा, सेल के अंदर से जब बाहर जाएगा कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि क्या होगा, सेल से बाहर जा रहा है। एक्सो यानी कि क्या होता है, बाहर। ऑस्मोसिस हम लोग समझते हैं, ऑस्मोसिस यानी कि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है। इंडो यानी कि क्या होता है, अंदर। और ऑस्मोसिस यानी कि क्या होता है, जब किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को जब क्रॉस करके कोई भी मूवमेंट हो रहा हो। यानी कि यहाँ पर इंडोऑस्मोसिस यानी कि सेल के अंदर जाएगा, और एक्सोऑस्मोसिस यानी कि सेल के बाहर जाएगा। इसका ज़्यादा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 3 तरीके का होता है। पहला होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या होता है, जैसे हम लोग सेल का बात कर लेते हैं, सेल के जैसे मान लेते हैं बाहर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। नहीं, हम लोग मान लेते क्या, जैसे ये हम लोग का सेल है, इसके यानी बाहर में मान लेते हैं 50 ml का कंसंट्रेशन है, और सेल के अंदर 100 ml का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा का है, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा। और जब यहाँ पर 25 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर भी 75, इधर भी 75, यानी कि इक्वल हो जाएगा। यानी कि सेल का जो पहले साइज था वो क्या था, मान लेते अगर 2 सेंटीमीटर का था, सेल का साइज मान लेते अगर 2 सेंटीमीटर का था, और वो 1.5 सेंटीमीटर का हो गया जब उसका कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि बॉडी सेल से बाहर जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हमारे पास बलून है, इसको हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बलून, उसके अंदर मान लेते हवा ज़्यादा है और बाहर में हवा कम है। अगर उससे थोड़ा हवा बाहर आ जाएगा तो बलून का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही होता है हाइपरटोनिक में, क्या होता है, छोटा हो जाता है साइज। यानी कि यहाँ पर बाहर में कंसंट्रेशन कम था, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी कि क्या होता है, सिकुड़ना, यानी कि छोटा हो जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, जैसे अंदर में 100 था और बाहर भी 100 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, मूव ही नहीं होगा, यानी कि रुका हुआ रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, पहले से ही दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, यहाँ पर कहीं भी मूव नहीं करेगा। वही अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, जैसे मान लेते अंदर में मान लेते 100, अंदर में हम लोग का 10 ml है और हम लोग का बाहर में 50 ml है वाटर का कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो बाहर 50 अंदर 10 का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बाहर से अंदर की ओर जाएगा वाटर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर इक्वल करने के लिए दोनों साइड, यहाँ पर क्या क्या होगा, जो 50 ml था उसमें से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर सेल के अंदर जाएगा, और सेल क्या आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी को क्या आ जाएगा, फूल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग जब बलून के अंदर ज़्यादा हवा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर सेल का भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और वो स्वेल अप हो जाएगा। तो यही कहता हम लोग का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस था, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस था। यहीं पर हम लोग का क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। आई होप क्या तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, और ये सब क्या होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ में बैक्टीरिया में भी होता है, और
फंगी में भी होता है। यानी कि फंगी, बैक्टीरिया और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो कि प्लांट सेल में सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और फंगी में केटाइन से बना होता है। तो ये जो सेलुलोज होता है, ये क्या, सॉरी, ये सेल वॉल क्या करता है, जो प्लांट सेल होता है या फिर बैक्टीरियल सेल या फिर फंगी, उसके अंदर जो, जैसे कि मान लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, वहां पर क्या होता है, बाहर में कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर में कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर वाटर जाएगा जाएगा जाते ही रहेगा, और जब सेल के अंदर वाटर जाते ही रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेल स्वेलअप हो जाएगा, और जिससे ब्रस्ट ना हो जाए वो सेल, क्या होता है, सेल वॉल होता है उसके पास, तो जब वो क्या हो जाएगा, पूरा फुल स्वेलअप हो जाएगा और वो सेल वॉल के बराबर का साइज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसके बाद सेल वॉल उसको रोक देगा उसके साइज बढ़ने से, क्योंकि अगर ज़्यादा साइज बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सेल फट जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, सेल मर जाएगा, जिससे कि वहाँ पर नुकसान हो सकता है बॉडी के अंदर। इसीलिए क्या करता है, इसका जो सेल वॉल क्या करता है, उसको रोकता है। इसका अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है किसके अंदर, किसके बाहर, प्लांट सेल के बाहर, जो कि बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि हम लोग तो मूव कर सकते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में क्यों होता है, क्योंकि हम लोग तो एनिमल मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट होता है वो मूव नहीं कर सकते, उसको वेदर से लड़ाई करना होता है, बैक्टीरिया से लड़ाई करना होता है, या फिर बहुत सारे डिजीज से लड़ाई करना पड़ता है, जो कि उसको कोई हार्म कॉज कर सकता है, लेकिन वो मूव कर नहीं सकता, जो बच नहीं सकता है। इसलिए क्या होता है, उसके पास ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है सेल वॉल, जो कि उसको बचाता है अलग अलग कंडीशन से। जैसे कि अगर बात करें बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक कर दे, तो वहाँ पर भी उसके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा, जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी मदद करता है, सेल को बर्स्ट होने से रोकता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग प्लाज्मोलाइसिस, जैसे कि हम लोग ये एक सेल है, उसके पास क्या, एक साइट उसका पूरा से करके क्या है, इसमें इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये इसके बाहर का क्या है, यहाँ पर ये उसका सेल वॉल है, ये एक नॉर्मल सेल है। क्यों, जब क्या होगा, जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा वाटर का मॉलिक्यूल है, बाहर में कम मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल के अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि वहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपोटोनिक, और यहाँ पर ऑस्मोसिस कौन सा होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी कि सेल से बाहर जाएगा वाटर। जब बाहर जाते जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब क्या होगा, सेल साइटोप्लाज्म जो था वो क्या आएगा, सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा, लेकिन जो सेल वॉल होगा वो क्या करेगा, उसका शेप उसका वैसा ही फिक्स रहता है, तो सेल वॉल वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म था ये क्या आ गया, श्रिंक हो गया, इसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म क्या आ गया, यहाँ पर श्रिंक हो गया, छोटा सा हो गया, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अब बचा ही नहीं, यहाँ पर बहुत कम उसके पास वाटर बचा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो श्रिंक होगा, क्योंकि सारा वाटर जो था वो बाहर आ गया, वहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में था, तो यहाँ पर जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर जो छोटा हो गया, लेकिन सेल का साइज क्या है, सॉरी सेल वॉल का साइज क्या फिक्स है, उसका वही शेप है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये किस में मदद करता है हम लोग का, तो यहाँ पर जब ये छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो साइटोप्लाज्म जितना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मोलाइज सेल, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और इस कंडीशन में भी क्या करता है, हम लोग को सेल वॉल मदद करता है प्लांट को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका शेप मेंटेन रखने के लिए सेल वॉल ही वहाँ पर काम आती है, क्योंकि इतना जो खाली स्पेस है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या आ सकता है, पूरा अगर प्लांट का शेप खराब हो जाएगा, प्लांट गिर जाएगा, डेड हो जाएगा, अगर उसका शेप ऐसा हो जाएगा तो। इसलिए क्या होता है, इसके पास सेल वॉल होता है जो कि उसके शेप को फिक्स रखता है और उसको लिविंग बनाए रखता है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे ट्री में देखते हैं, उसका क्या होता है, उसके अंदर जो बार्क होता है वो बहुत ज़्यादा खोखला होता है, क्योंकि उसका जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसका वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है उसकी वजह से, लेकिन उसका सेल वॉल जो होता है उसके शेप को फिक्स रखता है, और इसीलिए क्या होता है, वो लिविंग रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये क्या था, इसलिए प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर हम लोग समझ गए। उसका होता है फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का हम लोग फंक्शन भी समझ गए कि हम लोग को वो क्या करता है, प्लांट को Z+ सिक्योरिटी देता है, बैक्टीरिया से, फंगी से, इन सब से क्या करता है, मदद करता है बचने के लिए। उसके बाद वेदर से बचने के लिए मदद करता है, साथ में उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी मदद करता है रहने के लिए।
और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी मदद करता है, क्योंकि हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, यहाँ पर श्रिंकेज हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होगा, इसके अंदर जब एक्सेसिव वाटर आ जाएगा तो सेल क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, स्वेलअप होके। लेकिन सेल वॉल क्या करता है, उसके शेप को फिक्स रखता है, मेंटेन रखता है, और वहां पर जितना प्रेशर अंदर से वाटर का बनता है उतना ही प्रेशर से क्या करता है, वो सेल वॉल क्या करता है, बाहर से अंदर की ओर भी बनाता है, जिससे कि वहां पर प्रेशर मेंटेन रहता है और वहां पर सेल ब्रस्ट नहीं हो पाता है। ये सब क्या था, सेल वॉल का फंक्शन था। इसके बाद हम लोग ये भी समझ गए कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जैसे प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और फंगी का सेल वॉल किटाइन से बना होता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, जो कि क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेल का। तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं डिटेल में। अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। वो क्या करता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल दी सेल। यानी कि सेल का जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होता है उन सब में किसका हाथ होता है, न्यूक्लियस का। यानी कि न्यूक्लियस ही क्या करता है, सारी सेलुलर एक्टिविटीज को, सेलुलर जितना भी उसका अंदर का जितना भी फंक्शन होता है उन सबको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसके पास साथ में क्या होता है, इसके पास होता है डीएनए। इसके पास सबसे पहले होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो हम लोग का होता है नॉर्मली ऐसे विजिबल किसी भी सेल में नहीं होता, भले ही हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे हम लोग को क्रोमेटिन दिखेगा। फिर क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम क्या होता है, ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे दिखता है क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमेटिन से क्या होता है, ये एक रॉड शेप का बन जाता है, जैसे कि ऐसा बन जाता है। ऐसे शेप का क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है। यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड तो ऐसे होता है, उलझा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जिसका शेप ऐसा हो जाता है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम यहाँ पर विजिबल होता है। इसके अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, एक एसिड है जो कि जिसके अंदर डीएनए क्या करता है, जीन्स को कैरी करता है। जीन्स यानी कि वो पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन्स यानी कि क्या होता है, यहाँ पर जो जीन्स होता है जो कि इनहेरिटेंस को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो फादर के जनरेशन से क्या होता है, सन के अंदर आता है, फिर सन से ग्रैंड सन के अंदर आता है। यानी कि कुछ सिमिलर कैरेक्टर आते हैं जो कि क्या होता है, क्रोमेटिन के अंदर होता है, फिर वो क्रोमोसोम के अंदर आता है। फिर वही डीएनए क्या होता है, जो कि इनहेरिटेंस को कैरी करता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर सेल डिवीजन में सेम कैरेक्टर आता है उसके जो नेक्स्ट जनरेशन का सेल होता है उसके पास। यानी कि उसके अंदर क्रोमेटिन होता है जो कि यानी कि सेल डिवीजन में भी सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, न्यूक्लियस मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोमेटिन होता है। इसके पास क्या होता है, ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है इसके पास, और उसके पास कुछ न्यूक्लियर पोर होते हैं जिसके अंदर से क्या करता है, वो सब्सटेंस का एक्सचेंज करता है साइटोप्लाज्म से अपने अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इसका भी हम लोग कंट्रोल करता है सारा सेलुलर एक्टिविटीज को। ये हो गया इसका क्या, इसके बारे में। और हम लोग इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये डबल लेयर होता है। इसके बीच में देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक पोड है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोड। न्यूक्लियर पोड, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का मेम्ब्रेन था तो सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन थ्रेड होगा। क्रोमेटिन थ्रेड। उसका यहाँ पर जो नॉर्मल जो खाली स्पेस है वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और ये क्या था, कुछ पूरा क्या था, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है जो कि इसका आउटरमोस्ट लेयर है, जो कि बाई लेयर होता है, यानी कि यहाँ पर डबल लेयर होता है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है यहाँ पर।
उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड होता है जो कि डीएनए को कैरी करता है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर होता है जो कि क्या करता है, जैसे यहाँ पर गैप है, यहाँ पर क्या आता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर प्लाज्म तक क्या आता है, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस को वहाँ पर उसको न्यूक्लियस को भी एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ पर वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है उसका न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या है, जो जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है सेल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियो, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब इन दोनों को मिला देते तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये था हमारे न्यूक्लियस के बारे में कुछ, जो कि हमारा इसका पूरा बहुत ज़्यादा मदद करता है किस चीज़ में, हम लोग को रिप्रोडक्शन में, जो कि यहाँ पर सेल डिवीजन में मदद करता है, क्योंकि इसके पास होता है अपना डीएनए होता है जो कि पूरे सेल का जितना भी कैरेक्टर होता है, इनहेरिटेंस होता है, उसको कैरी करता है। आई होप क्या अंदर समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या है, उसका जो साइज होता है जनरली स्मॉल होता है, किससे, यूकैरियोटिक सेल से। यानी इसका साइज अगर इतना बड़ा है तो इसका साइज क्या होगा, इतना बड़ा होगा। यानी इसका प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर इसका साइज क्या होता है, 1 से 10 म्यू तक होता है, यानी कि 1 म्यू से 10 म्यू तक इसका साइज होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, 5 म्यू से 10 म्यू, यानी कि यहाँ 1 से 10 होता है, यहाँ पर 5 से 10 होता है। अब उसका क्या, दे हैव सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है, हमारा जो ह्यूमन बींग का जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल, उसके पास क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम। जैसे कि हमारे पास क्या है, 23 पेयर, या फिर बोले तो 46 क्रोमोसोम है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, मोर देन 1 क्रोमोसोम है। उसका जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होता है। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं, वेल डिफाइन होता है हमारे पास, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो उसको क्या, हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, हमारे पास क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे कि उसका सेल है तो उसका जो एक ऐसा एरिया होगा जिसमें कि क्या होगा, थोड़ा उसका फैला हुआ होगा न्यूक्लियस, ना कि उसका फिक्स शेप होगा और ना ही उसका कोई फिक्स रीजन होगा। उसका क्या होगा, सिर्फ उस एक रीजन होता है जहाँ पर उसका उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जिसका कि क्या होता है, उसका न्यूक्लियस का शेप फिक्स नहीं होता, बस ऐसे ही फैला हुआ होता है जिसके अंदर उसका डीएनए रहता है वहां पर। इसका इसका जो से हम लोग समझ यहाँ पर इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, 5 से 10 तक होता है। उसका इसके पास क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, मोर देन 1 होता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड या फिर बाउंडेड रहता है। तो ये क्या था हमारे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि क्या है, सेल न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड, इसके पास न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या था हमारे कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम समझते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है राइबोसोम, क्योंकि इसके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ राइबोसोम होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, प्लास्टिड है, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम भी होता है, यानी कि इसके पास जो भी बाउंड्री वाला सेल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, वो नहीं है, क्योंकि राइबोसोम के पास क्या है, बाउंड्री नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी एपरेटस का, इन सब का क्या है, एक अलग से उसका अपना मेम्ब्रेन है। लेकिन राइबोसोम का मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सिर्फ बिना मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारा ऑर्गेनेल्स होते हैं। तब हम लोग राइबोसोम के बारे में डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं राइबोसोम के बारे में। ये क्या होता है, ये होता है मेम्ब्रेन
लेस सेल ऑर्गेनेली, यानी कि इसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसीलिए क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और यहाँ पर क्या, इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है, यानी कि ये कौन, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ये किस में प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यानी कि जो नॉर्मल सेल है उसमें भी, और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और यही कुछ था इसके बारे में, इसका जो सबसे मेन फंक्शन है क्या है, इसका इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी कि क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, बस इसका यही काम है। और ये किसका, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन अपना नहीं होता है। तो ये था राइबोसोम। अब राइबोसोम रहता कहाँ पे, राइबोसोम रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसमें भी कौन से पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो राइबोसोम होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कर देता है, रफ बना देता है, जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और उसके ऊपर कौन रहता है, राइबोसोम रहता है। तब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, कुछ के ऊपर राइबोसोम भी होते हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्या, बायोजेनेसिस करता है, यानी कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये बायोजेनेसिस एक प्रोसेस का नाम है, इसके थ्रू क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो उस नया सेल को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, उसके लिए क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियस से लेकर के गोल्जी अपरेटस तक क्या करता है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये क्या आता है, दो तरीके का होता है, पहला होता है रफ ईआर, रफ ईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और होता है स्मूथ ईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि ये क्या है, ये जो है, ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है, ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर होता है राइबोसोम, और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। वही जो स्मूथ है, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है, और ये क्या काम करता है, ये फैट सिंथेसिस करता है, ये फैट सिंथेसाइज करता है। और जो रफ है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम है, लेकिन इसके पास राइबोसोम नहीं, देखिए क्या करता है, फैट सिंथेसाइज करता है। ये था क्या हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमको सबसे मेन चीज क्या याद रखना है कि ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बनाता है ये। और ये क्या करता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस से लेकर के गोल्जी अपरेटस तक का। अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक गोल्जी अपरेटस के बारे में, कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं, कि गोल्जी अपरेटस के बारे में उसके पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, सबसे पहला चीज क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन बनता हुआ करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या होता है, वो गोल्जी अपरेटस के पास आता है, और ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है उसका, और फिर वो क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजता है।
पैकेजिंग करता है, साथ में मॉडिफिकेशन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम किस पे पड़ा है? इसका नाम पड़ा है कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी जो कि कौन था इसका डिस्कवर, यानी कि कैमिलियो गोल्गी नहीं क्या कहते, इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इसके नाम पे क्या बन गया, गोल्जी एपरेटस इसके नाम पे उसका नाम पड़ा है। उसके बाद ये जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है जिसको कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और ये जो गोल्गी एपरेटस है ये क्या करता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है। ये क्या करता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में होता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करके इसके पास क्या रहता है, प्रोटीन लाता है। वो इस प्रोटीन को क्या करता है, पैक करता है, मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये क्या है, गोल्गी एपरेटस का काम। और इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। तो ये था हम लोग का गोल्गी एपरेटस के बारे में। अब लोग समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब हम लोग समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या करता है, ये क्या करता है, डिस्पोज करता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। यानी कि इसके पास क्या होता है, हार्मफुल एंजाइम होता है। क्या होता है, पावरफुल एंजाइम होता है, हार्मफुल नहीं होता है। ये कभी कभी हार्म भी करता है सेल को, जैसे हम लोग समझते हैं। पावरफुल क्या होता है, एंजाइम होता है इसके पास, जो कि क्या करता है, जैसे कोई वेस्ट बनता है कोई भी सेल के अंदर, तो उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है पहले। और या फिर अगर कोई बाहर का कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस आ गया, जैसे कि कोई बाहर का कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस आ गया, तो उसको क्या करेगा, उसके ऊपर वो अपना एंजाइम डाल देगा और उसके ऊपर एंजाइम डाल के क्या कर देगा, उसको डिस्पोज कर देगा। या फिर वेस्ट रहता है उसको भी क्या करता है, वो डिस्पोज कर देता है। उसका जो एंजाइम होता है उसके पास बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है। उसके बाद हम लोग बात करें इसका जो इसका हार्मफुल इफेक्ट भी कुछ है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि क्या करता है, जब कोई बाहर का कोई भी चीज आता है और सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी कर देता है, तो वहां पर क्या होता है, तो लाइसोसोम को लगता है क्या कि सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई। और क्या करता है, वो जो उसका एंजाइम था वो क्या करता है, पूरे सेल के अंदर क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, यानी कि उसको फैला देता है। और उससे क्या होता है, पूरा सेल ही खत्म हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ये इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, या फिर इसको बोलते हैं डिमोलिशन स्क्वाड। यानी कि क्या करता है, सुसाइड, यानी कि सेल का अपने आप यानी कि सेल को खुद से ही मार देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ना इसको फिर से समझते हैं, इसमें क्या है, ये जो वेस्ट को क्या करता है, डिस्पोज करता है। यानी कि वेस्ट को, इसका काम, मेन काम क्या है कि उसको जितना भी वेस्ट बनेगा उसको क्या करना है, खत्म कर देना है उसको। तो उसका क्या करता है, वो वेस्ट को खत्म तो करता है, उसके पास जो भी एंजाइम है उसके पास, उससे क्या करता है, वो खत्म तो करता है। लेकिन इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे कि अगर कोई बाहर का चीज आकर के सेल के अंदर कुछ खराबी कर देता है, तो उसको क्या लगता है कि इसके अंदर पूरे सेल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और जब ये एंजाइम अपनी एंजाइम को क्या करता है, फैला देता है पूरे सेल के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, उस पूरे एंजाइम से, पावरफुल एंजाइम से क्या होता है, पूरा सेल ही खत्म हो जाता है। जिससे क्या आती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। और डिमोलिशन स्क्वाड, यानी कि इसका दोनों का नाम है। ये क्या करता है, पूरे सेल को ही सुसाइड करवा देता है, यानी खत्म कर देता है, खुद से ही खुद को खत्म कर लेता है। जिसमें क्या आता है, जो लाइसोसोम होता है वो खुद भी मारा जाता है। इसीलिए क्या आता है, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इसका अच्छा भी है और ख़राब भी है सेल के लिए। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चीज़ है, अब आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, जैसे प्लांट सेल है, उसके अंदर ये क्या करता है, 90% स्पेस ये खुद कवर करता है। और इसके अंदर थोड़ा ही स्पेस होता है जिसके अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है, अप तो 90% किसमें, प्लांट में होता है। और यहाँ पर एक ही होता है, वन होता है, लेकिन क्या होता है, लार्ज होता है, वन लार्ज वैक्यूल होता है। और अगर हम लोग एनिमल सेल का बात करें,
तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये स्मॉल होता है बट मेनी, यानी कि छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। इसका कारण क्या है, इसका बड़ा और ज़्यादा लंबा होने का यहाँ पर क्या काम है कि वो क्या करता है, जिसका जो शेप होता है उसको फिक्स रखता है, उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि उसका सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहे, उसका हार्डनेस भी मेंटेन रहे। और वो एनिमल से इसका काम क्या है, इसका काम है इसके अंदर जो होता है स्टोरेज सैक बोलते हैं इसको। स्टोरेज सैक क्यों बोलते हैं, स्टोरेज सैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ रहता है, जैसे कि कोई चीज़ प्रोटीन बनाया सेल, तो उसका जो जितना यूटिलाइज करना तो हो गया, जो बच गया उसको क्या होगा वो इसी वैक्यूल के अंदर क्या आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर ही वेस्ट होता है, वेस्ट स्टोर होता है, वेस्ट स्टोर होता है। और वहाँ पर क्या होता है, फिर क्या वैक्यूल जाता है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और वहाँ पर क्या होता है वो उसको बाहर कर देता है, वेस्ट को क्या करता है वो सेल से बाहर कर देता है। यानी कि इसका काम क्या है, स्टोर करने का इसका मेन काम है। और साथ में ये क्या करता है, टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, क्योंकि इसका शेप बड़ा होता है ताकि उसका शेप और उसका जो हार्डनेस है वो मेंटेन रहे, इसीलिए क्या करता है वो टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है। और इसका ये बड़ा होता है इसका प्लांट में, इसका ये एक और कारण है कि जो प्लांट के जो फ्रूट होते हैं वो इसी के अंदर स्टोर होते हैं, और लास्ट में क्या होता है वो हम लोग को फ्रूट में मिल जाता है। इसीलिए क्या होता है इसका वैक्यूल बड़ा होता है, क्योंकि उसको स्टोर ज़्यादा करना होता है इसीलिए। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चीज आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, पावर यानी कि यहाँ पर क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, यानी ये क्या करता है एनर्जी बनाता है। साथ में इसके पास क्या होता है, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। पूरे सेल के अंदर सिर्फ 3 ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिसके पास अपना डीएनए होता है। कौन कौन सा है, वो है न्यूक्लियस, उसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा क्या होता है प्लास्टिड, जिसके बारे में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बारे में। इस तीनों के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है। इसके पास राइबोसोम होता है, जिससे क्या करता है ये प्रोटीन भी बनाता है, और साथ में क्या करता है एनर्जी बनाता है। इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था एटीपी के बारे में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी, इससे क्या बनता है, एटीपी पहले बनाते हैं, उसका क्या करते हैं एटीपी को इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है एडीपी प्लस एनर्जी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी बनता है। फिर एडीपी से क्या बनता है, एडीपी से बनता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो ये जो साथ में एनर्जी बनता है वही क्या करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये क्या था कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर एनर्जी नहीं बनेगा सेल के अंदर तो उसके पास कोई भी सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए पावर ही नहीं रहेगा। इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ये जरूरी है। वैसे सारा ऑर्गेनल जरूरी है, लेकिन ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यही क्या करता है एनर्जी प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में। तो हम लोग का इसके बाद आता है प्लास्टिड। अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में समझते हैं। उसके पास भी अपना डीएनए होता है, और इसके पास अपना डीएनए होता है, और साथ में क्या इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। जब क्रोमोसोम सिंगल होता है, हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके पास भी क्या था सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी कि यहाँ, और इसके पास क्या अपना डीएनए भी है साथ में, यानी कि इससे पता चलता है कि ये एक क्या था प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि खुद से अपना उसके पास डीएनए है, राइबोसोम भी है, और दूसरा कोई ऑर्गेनेल नहीं है, क्योंकि ये क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये अपना एनर्जी भी खुद बना सकता है। इससे यही बता, और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है, इससे मतलब यही है
कि एक टाइम पे क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन क्या किया, ये अपने फायदा के लिए इसने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल या फिर बोले नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के साथ क्या, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि इसमें क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक साथ में रिलेशनशिप बनाते, साथ में रहते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों का फायदा होता है। जैसे कि इसके पास को अपना शेल्टर मिल गया, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहता था और इसको अपना शेल्टर मिल गया, और यूकैरियोटिक सेल को क्या मिला, इससे क्या बन गया, उसको एनर्जी मिल गया जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा था। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा और वो क्या कर रहा है, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के दोनों का फायदा है और दोनों साथ में यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए ये कहा गया यूकैरियोटिक सेल का एक सेल ऑर्गेनेल बन गया। अब हम लोग समझते हैं प्लास्टिड के बारे में। अब प्लास्टिड आता है जो कि क्या है, लास्ट सेल ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड भी 3 तरीके का होता है, इसके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है, इट हैज ओन डीएनए, यानी कि इसके पास अपना डीएनए होता है। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट सेल। क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये 3 तरीके का होता है, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, इससे नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर, जो कि हम लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में प्लांट के अंदर मदद करता है। उसका आता है क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। अब कलर में जैसे कि रेड कलर फ्रूट के लिए, जैसे कि एप्पल में होता है, येलो कलर फ्लावर के लिए, ब्लू, ये सब प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, लीव्स के अंदर होता है, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्लावर के अंदर होगा या फिर फ्रूट के अंदर होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जो कि किसके अंदर होता है, रूट के अंदर होता है, और ये स्टार्च को स्टोर करने में मदद करता है, क्योंकि रूट के अंदर क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है। इसीलिए हम लोग का जो रेडिस होता है उसके अंदर भी क्या होता है, स्टार्च होता है, जो क्योंकि और वो जो रेडिस होता है उसके अंदर वो क्या है, कलरलेस होता है, और वो एक रूट है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये हम लोग का क्या था, प्लास्टिक कार्ड में इसके पास अपना डीएनए होता है। तो ये सब क्या था, प्लास्टिक कार्ड। अब लोग समझते हैं सेल डिवीजन के बारे में, जैसे कि रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पुराने सेल से ही मिलकर पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। तो पुराना सेल से नया सेल कैसे बनता है, इसका 2 प्रोसेस है। अब हम उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कि क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल बनता है या फिर सेल डिवाइड करता है तब उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। तो ये 2 तरीके का होता है। और ये सेल डिवीजन क्यों होता है, जैसे कि कहीं पर रिपेयर करना होता है, या फिर एक्सचेंज, या फिर क्या करना है, किसी को रिप्लेस करना होता है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इन तीनों चीज के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्योंकि कहीं पर अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो वहां पर सेल डिवाइड कर देता है, ताकि वहां पर जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करके नया सेल आ पाए। या फिर कोई सेल का आता है बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है तो वहां पर भी न्यू सेल उसको रिप्लेस करते हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए भी न्यू सेल चाहिए, ताकि वहां पर कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बन पाए। तो उसके लिए सेल डिवीजन क्या होता है, 2 तरीके का होता है। पहला आता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इसमें एक सेल से 2 सेल बनता है, एक सेल से क्या होता है, 2 सेल बनता है। और मियोसिस में भी क्या होता है, पहले एक सेल से 2 सेल बनता है, और फिर उस 2 सेल से भी फिर 4 सेल बनता है। यानी कि मियोसिस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, 4 सेल बन गया, यहाँ पर 2 ही सेल बनता है। पहले इसमें भी माइटोसिस होता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है,
क्रोमोसोम नंबर क्या आता है, हाफ हो जाता है। यानी कि पेरेंट्स के पास मान लेते हैं अगर 100 था, इसके डॉटर सेल के पास कितना आ जाएगा, 50, इसके चारों के पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। वही अगर यहाँ पर जैसे इसके पास 100 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये आइडेंटिकल होता है। माइटोसिस में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। वही इसमें क्या होता है, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। सॉरी, इसको नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिवीजन होता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, एक सेल है, इसको क्या करेगा, ये बीच से ऐसे डिवाइड होगा और ये 2 सेल बन जाएगा। ये क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे करके छोटे छोटे 4 पार्ट बनेंगे और चारों में क्या होगा फिर वो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और फिर इसमें जो 4 डॉटर सेल बनता है, उसके बाद क्या करता है, ये फिर चारों डॉटर सेल फिर ग्रो होता है, फिर उसके पास 100 क्रोमोसोम हो जाते हैं, फिर वो क्या करता है, इसी तरह से डिवाइड करता जाता है। इसमें 100, इसके पास क्या होता है, 100 सेल होता है, फिर ये भी ग्रो करता है और ये फिर क्या करता है, डिवाइड करता है। ये इक्वेशनल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल शेप, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इक्वल क्रोमोसोम होता है और इक्वल शेप में डिवाइड होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये किस में होता है, ये होता है सोमैटिक सेल में। यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेल है उन सब में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी सेल डिवीजन या फिर कितना भी रिपेयर करना, रिप्लेस करना, उन सब में क्या यूज होगा, उन सब में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन जिस टाइम रिप्रोडक्शन का बात है या फिर हम लोग बात करें जब गैमेट का प्रोडक्शन होता है, उस टाइम में क्या होता है, गैमेट का प्रोडक्शन के लिए मियोसिस प्रोसेस होता है। लेकिन जितना भी हम लोग का, जितने भी बॉडी में जितना भी सेल रिपेयर होगा, उन सब के लिए कौन यूज होगा, माइटोसिस प्रोसेस यूज होगा। सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए क्या बच जाएगा, या फिर जो सेक्स सेल होंगे उसी के लिए सिर्फ कौन यूज होगा, मियोसिस यूज होगा। तो ये सब क्या था, पूरा हमारा एक चैप्टर था जो कि हम लोग का पूरा खत्म हो गया, सेल चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।